है हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। तो किसी भी चीज को लेके आप अपसेट है और किसी ऐसी चीज को लेके अपसेट है जो किस में हुई थी, पास्ट में। तो कोई घटना आपकी कब घटी, अतीत में घटी, और आज भी आपके मन में क्या है, उसके लिए गुस्सा है। तो मन में आज भी उस चीज को लेके गुस्सा है, तो कहेंगे आई हैव अ चिप ऑन माई शोल्डर। तो उसका मतलब आज भी मेरे मन में किसी चीज को लेके, पुरानी घटना को लेके गुस्सा है। क्या ये वर्ड आप लोगों को समझ में आया? जी, बहुत बढ़िया सर। आगे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट कहते हैं इल एट ईज। अरे वाह, क्या शानदार वर्ड है सर, बहुत प्यारा वर्ड है इल एट ईज। इसका मतलब देखिए सर, ईज का मतलब आराम होता है। आपने कभी देखा होगा प्रेयर में कहते हैं विश्राम, तो उसमें बोलते हैं स्टैंड एट ईज, बोलते हैं ना वो विश्राम, तो बोलते हैं स्टैंड एट ईज। इंग्लिश में जब होती है प्रेयर तो उसमें बोलते हैं स्टैंड एट ईज। तो ईज का मतलब आराम से। तो इल एट ईज का मतलब होता है जब आदमी कभी भी है ना आराम फील नहीं करता। इल का मतलब बीमार होता है, बुरा होता है। इल का मतलब एक होता है बीमार, एक होता है बुरा। जैसे हमने कहा इल मैनर, तो तरीका कैसा है, बुरा तरीका है, तो बुरे की सेंस में इल वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इल एट ईज का मतलब होता है कि सर अब आदमी क्या है कि मतलब असहज फील कर रहा है, ऐसा फील कर रहा है उसको रिलैक्स्ड फीलिंग नहीं आ रही। तो अनकंफर्टेबल फील करना, फील अनकंफर्टेबल, चिंता महसूस करना किसी चीज को लेके, इल एट ईज होता है। जैसे अभी मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, तो मैं बोलूंगा आई एम इल एट ईज। आई एम इल एट ईज, यानी कि मुझे इस चीज को, मतलब किसी चीज को लेकर मुझे चिंता हो रही है। सर क्या इस क्लास में बैठे सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई? आगे की तरफ आते हैं सर, इन अ नट शेल। बड़ा प्यारा वर्ड है सर, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है सर। नट, तो आपने देखा वो छोटे छोटे अखरोट ये होते हैं, है ना, हमारे ड्राई फ्रूट में आते हैं नट्स। तो यहाँ पे हाँ जी, ये सभी हमारे एडम्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो बात कर रहे थे सर, हम आगे की तरफ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इन अ नट शेल, जब हम कोई भी चीज को बहुत कम शब्दों में, ये वर्ड का प्रयोग पता है कब करते हैं हम? जब हम कोई बात बता रहे हैं, बोलने में आता है। रोहित नाम पूछा था मैंने आपसे, रोहित बताता, रोहित जी इस वर्ड का प्रयोग है ना बताने में यूज करते हैं, जहां बात बताने की, बोलने की आती है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को कहते हैं और उसको कहने के लिए हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, संक्षेप में किसी बात को कहते हैं, संक्षिप्त रूप से किसी बात को कहते हैं। कह रहे हैं यार तू एक काम कर, मुझे ना संक्षेप में बता कि हुआ क्या था। आप मुझे संक्षेप में बताओ कि हुआ क्या था। इसका मतलब क्या है कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करके मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि वहां क्या हुआ। तो क्या कह रहे, टेल मी इन अ नटशेल, टेल मी इन अ नटशेल। तो जब भी किसी को कहना है कम से कम शब्दों में, बहुत सारे लोग अपने एस्से राइटिंग करते हैं, किसी विषय पे लिखते हैं, तो लास्ट में वो कंक्लूजन लिखते हैं, मतलब निष्कर्ष लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं सर इन नट शेल। पैराग्राफ की शुरुआत में लिखते हैं इन नट शेल, यानी कि संक्षेप में। फिर वो अपनी बात जो कहनी होती है 4-5 लाइन में वो बात कह देते हैं। तो बेटे जब किसी भी बात को हम कम से कम शब्दों में कहते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं इन नट शेल। समराइज करना सर किसी चीज को। तो मैं मानूं आपको ये वर्ड समझ में आया? तो इन अ नटशेल का मतलब संक्षेप में किसी बात को कहना होता है। इन अ पीकल, सर ये 3-4 वर्ड होते हैं, बिल्कुल सेम मीनिंग होता है इसमें। मैं एक बार लिख रहा हूं, प्लीज आप भी लिख लेना। इन अ पीकल, इन हॉट वाटर, इन डीप वाटर, सर देखा आपने एवरीबॉडी? आगे इन अ टाइट कॉर्नर, ये 4-5 वर्ड है सर, इनको तो जरूर याद करना सर। इन अ पीकल, इन हॉट वाटर, इन डीप वाटर, इन अ टाइट कॉर्नर। ये जो 4 शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सर, इन चारों के चारों शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई भी व्यक्ति बड़ी समस्या में अपने आप को फील करता है, उसको लगता है मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं। जब कोई भी इंसान बड़ी प्रॉब्लम में होता है, बड़ी समस्या में होता है, जब कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है, किसी समस्या में होता है, तो ऐसी बात को बताने के लिए हम 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। आई मीन अ पीकल, मैं बड़ी समस्या में हूँ। आई मीन हॉट वाटर, मैं समस्या में हूँ। आई मीन डीप वाटर, मैं समस्या में हूँ। आई मीन अ टाइट कॉर्नर, मैं बड़ी दिक्कत में हूँ यार। मोहित समझ में आया ना बेटे? जब भी कभी हम किसी व्यक्ति को कहते हैं यार मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, बड़ी दुविधा में हूँ, बड़ी समस्या में हूँ, तो ऐसे 4 शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी बात को कह सकते हैं।
अमित, मैं मानूं आपको बात समझ में आई मेरी? चलिए आगे की तरफ आएंगे सर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, आगे बोलूं सर? इन अ टाइट कॉर्नर। कॉर्नर कोना होता है ना बेटा, कॉर्नर, वही कॉर्नर है बच्चों। कीप एट बे, इसको ऐसे यूज करते बेटा। इसको पूरा अगर देखें तो यहां पे आता है कीप समबडी एट बे। आप ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी सुनना और आप भी सुना सर। कई बार हम कहते हैं कि किसी चीज से, स्पेशली किसी इंसान से दूरी बना के रखो। इस वर्ड का प्रयोग पता है कब आता है? जब हम कहते हैं डिस्टेंस थोड़ा सा रखो। किस लिए डिस्टेंस बनाओ? कि भाई वो नहीं तो आपको दिक्कत दे देगी वो चीज। जैसे मम्मी पापा, घर के लोग बड़े हमें क्या कहते हैं? भाई बुरी संगत से बच के रहना बेटा। अक्सर एक वर्ड बोलते हैं, बुरी संगत से बच के रहें। बुरी संगत का मतलब क्या है? ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो बुरी संगत से दूरी बना के रखें। तो डिस्टेंस की बात करते हैं, क्यों? नहीं तो आगे चल के आपके लिए वो समस्या खड़ी कर देंगे। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना सर, दूरी बना के रखो, तो जिससे भी दूरी बना के रखनी है तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, कीप एट बे। जैसे मैं देखो एक वर्ड लिख के दिखा रहा हूं, कल आपने पढ़ा था सर, जब हम अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। तो मैंने देखो अपने भाई को कहा यू शुड। आगे देखिए, यू शुड कीप, और फिर क्या? बैड कंपनी, और फिर क्या उसके बाद? एट बे। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको बुरी संगत से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यू शुड कीप बैड कंपनी एट बे, इसका मतलब आपको बुरी संगत से दूरी बनानी चाहिए। तो कीप समबडी एट बे का मतलब किसी चीज से दूरी बनाना होता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। बेटा सच में समझ में आई मेरी बात? डाउट तो नहीं है? हाँ ठीक है। आगे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आता है सर, किक द बकेट। बहुत प्यारा वर्ड है सर। इसमें ना कई सारे वर्ड है। किक द बकेट, इसी में दूसरा शब्द क्या होता है सर? ब्रीद वंस लास्ट। मैंने लिखवा भी रखे आपको सर, ये ब्रीद वंस लास्ट, याद आ रहा बेटा? पास अवे, याद है बेटा आपको? ये सब मरने की सेंस में वर्ड आते हैं। जब कोई भी व्यक्ति मर गया, गिव अप द कॉस्ट, कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो मरने की सेंस में सर हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, किक द बकेट। ये मैं भूल गया कहाँ का एक कल्चर है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर किसी चीज में उसको, कोई बर्तन टाइप, बकेट टाइप होता है, उसको लात मार के गिरा दिया जाता है। वो प्रतीक होता है कि भाई यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैं भूल गया थोड़ा, मैंने पढ़ा था कभी बहुत पहले, पर इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ, किक द बकेट का मतलब किसी की मृत्यु का होना होता है। कोई मर गया, डाई। बीट, ब्रीद है बेटा, ब्रीद वंस लास्ट। ब्रीद का मतलब श्वास लेना होता है बेटा। आपने कभी सुना हो तो हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं, उसने अपनी अंतिम श्वास ली, तो उसे इंग्लिश में बोलते ब्रीद वंस लास्ट। एवरीवन, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया सर। आगे की तरफ आते, किकअप। बहुत बहुत शानदार वर्ड है सर। देखो, रो की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है RAW, एक होती है ROW। बता सकते हैं आप इसमें क्या मतलब होता है? RAW वाले का बताओ क्या होता है? बच्चा होता है। और ये ROW वाले का क्या मतलब होता है? लाइन होती है। क्या ये ROW का कोई और मतलब भी होता है? बेटे जो ROW है, एक तो लाइन होती है, रो, आपने सुना होगा। ध्यान देना बेटा एक बार। एक तो रो लाइन होती है सर, देखिए ये लाइन से रखें, ये रो है जिसमें चीजों को अरेंज किया गया है। एक तो ये रो का मतलब होता है, ये देखो लाइन से मकान है, ये रो होता है, ये सड़क पे भी होती है ना? अब रो का एक मतलब देखते हैं इसमें दे रखा है नहीं दे रखा है। टुगेदर, मूविंग टुगेदर वाटर होते हैं जो पानी एक साथ हो रहे होते हैं। कोस बॉट मूविंग, नहीं यहाँ पे भी नहीं दे रखा। ये रहा, ये रहा। अखबार का इंग्लिश में न्यूज मीडिया का बहुत कॉमन वर्ड है। जब भी किसी विषय पर कोई झगड़ा चल रहा है,
जब भी किसी विषय पर कोई विवाद चल रहा है तो उस झगड़े और विवाद को इंग्लिश में, जो आर्गुमेंट हो रहा है, जो फाइट हो रही है, उसे इंग्लिश में हम रो कहते हैं, ROW, रो। ROW, रो। अभी आपने देखा हो तो पीछे कुछ समय पहले देश में नीट के एग्जाम को लेके था, तो छात्रों ने प्रदर्शन करा, बहुत कुछ हुआ। तो डेली अखबार में न्यूज पे रहता कि भाई वहां पे कहता विवाद चल रहे थे, फिर उसमें क्या लिखा था, ऑन द रो ऑफ नीट एग्जाम। तो ऑन द रो ऑफ नीट एग्जाम इसका मतलब क्या, नीट एग्जाम को लेकर जो विवाद है, तो किसी भी चीज को लेकर जो विवाद है, झगड़ा है, लड़ाई है, उसे इंग्लिश में ROW, रो से कहते हैं। सुना मैंने क्या बोला सर? किसी भी चीज को लेकर जो झगड़ा है, विवाद है, उसे ROW, रो से कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना सर। तो यही बात आपको यहां पे आ रहा है, किकअप ये वर्ड में आ रहा है सर। ये सेकंड फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म में देखिए तो किकअप अ रो, कोई फसाद खड़ी कर देना, कोई कलेश मचा देना, कुछ ऐसा करना जिससे कलेश पैदा हो जाए, कुछ ऐसा करना जिससे झगड़ा पैदा हो जाए। तो किकअप और रो का मतलब होता है किसी झगड़े को, कोई फसाद खड़ी करना, कोई डिस्टरबेंस पैदा कर देना। लिखा हो गया आसमान सर पे उठा लेना, ये तो चलो फसाद की सेंस होते हैं। आसमान कहते हैं क्यों आसमान सर पे उठा रखा है, क्यों कलेश कर रखा है ना? होता है ना, जब आदमी कोई आसमान सर पे उठाता है तो कलेश मचा देता है, चिल्लाता है, झगड़ता है, लड़ता है। तो कहते हैं क्यों आसमान सर पे उठा रखा है, मतलब क्यों झगड़ रहे हो, क्यों कलेश कर रहे हो। तो वाई हैव यू किक्ड अप द रो, डोंट किक अप द रो। फसाद खड़ी मत कर, कलेश पैदा मत कर, डोंट किक अप द रो। तो किक अप द रो का मतलब सर फसाद क्रिएट करना होता है। एवरीबडी, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है लेआउट। बेटा ये लेआउट का मतलब किसी चीज को लेके खर्च करना होता है। बेटा जो ले होता है ना हमारा, वो एक अनुमान होता है जो हम मतलब लगता है कि हमें भाई एक तो इतना तो मतलब लगेगा इसमें। ये दो वर्ड होते हैं बेटा, एक तो यहां ध्यान रखना, एक होता है ले आउट और एक होता है बेटा ले ऑफ। ये दोनों आपके दिमाग में बैठने चाहिए बेटा। वन इज ले आउट एंड सेकेंड इज ले ऑफ। बेटा ले आउट का मतलब और ले ऑफ के बीच का फर्क मैं बताता हूं, पहले ले ऑफ समझिए। कंपनीज में कई बार क्या होता है कि एक्सेस में वर्कर हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा स्टाफ हो जाता है, भाई इतना काम नहीं है, स्टाफ ज्यादा हो गया, तो कंपनी क्या करती है कि एक्सेस में जो स्टाफ होता है उसको ले ऑफ कर देती है कुछ समय के लिए, या फिर परमानेंट रूप से उनको जॉब से निकाल देती है कि भाई अभी हमारे पास काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा स्टाफ होता है उसको ले ऑफ कर देते हैं। ले ऑफ का मतलब निकाल देते हैं। तो एक होता है ले ऑफ ये, एक होता है ले आउट। ये होता है किसी भी चीज के ऊपर खर्च करते हैं। जब कोई भी चीज के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं तो उसे ले आउट कहते हैं। जैसे कहते हैं लैक्स ऑफ रुपीज हैव बीन लेड आउट, तो उसका मतलब क्या, लाखों रुपए खर्च किए गए। तो ले के बाद आउट है तो उसका मतलब खर्च है बेटा, और ले के बाद ऑफ है तो उसका मतलब जॉब से निकालना है। समझ में आ रही ना मेरी बात? अब देखिए मैं यही कहना हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब आप क्लास में आए तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि आज तो यार हमें नए नए शब्द पता चलेंगे, आज तो हम कुछ मतलब अच्छी ग्रामर के सेंटेंस लिख के देखेंगे, कुछ चीजों की जानकारी हमें मिलेगी। एक ऐसा उत्साह आपके अंदर हो क्लास में आते वक्त, तो फिर हर वर्ड पे आपको एक खुशी होगी, अरे वाह ये फर्क पता चला। आगे से ले ऑफ ले आउट आ जाएगा तो ये फर्क होता है। आउट है तो खर्च, ऑफ है तो बेटा जॉब से निकाल। ये फीलिंग आपके अंदर आने चाहिए। नया वर्ड मिला है, इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। ये एक मन में फीलिंग होनी चाहिए। अच्छा जॉब लगना कोई बड़ा काम थोड़े ना सर, नौकरी लगना कोई बड़ा काम नहीं है सर, पर अपने आप को मेंटेन रखना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है यार। शुरू तो सभी कर लेते हैं, स्टार्ट करने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता सर, पर अपनी उस चीज पे टिके रहना, बने रहना, ये तो सबके बस की बात नहीं है ना सर। वो सेक्रीफाइस करना ये तो सबके बस की बात नहीं। छोटी छोटी चीजें आती हैं उनके सामने हम अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो हल्का सा मजा किसी चीज का, ये बाद में करेंगे, ड्रीम व्रीम वाली चीजें बाद में करेंगे, अब इसमें मजा आ रहा है ये करते हैं पहले। तो ऐसा तो होता ही है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लगना बड़ा मुश्किल। मैं कहता हूँ मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे
सर गवर्नमेंट जॉब पे देखे हैं लगते हुए, ऐसे ऐसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे लगते देखे हैं, जिनका लेवल जो था सर वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल था सर। तो मैं सोचता था यार इसको तो कुछ भी नहीं आता, और आज वो बच्चे सर बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। बस उन्होंने क्या करा सर, एक उनके दिमाग में किसी से वो एक बात घुस गई दिमाग में, सर सारा खेल माइंड सेट एकदम हो जाए, वो दिमाग में घुस गई। और क्या घुस गया दिमाग में कि यार ये करना है, तो लगे रहे, वो लगे रहे, इंटरेस्ट, मजा आ गया उनको, इंटरेस्ट हो गया, लेते रहे उसको, करते रहे करते रहे करते रहे। फिर जब हम इंटरेस्ट लेके करें तो अपनी प्रोग्रेस दिखती है, अरे अब तो ये मेरे से हो जाता है, ये मेरे से हो जाता है, ये इसमें मेरे को इंप्रूवमेंट आ गई, ये मेरी पहले से अच्छी हो गई। अच्छा, इसको प्रैक्टिक हर चीज में ऐसे ही है, प्रैक्टिकल है। कोई व्यक्ति जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो आपने देखना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको लगने लगता है मेरी शरीर थोड़ा सा बॉडी बनने लगी है, तो बार बार शीशे के सामने जाएंगे, खड़े होंगे, ऐसे करते रहेंगे। अभी देख के गया बस 40 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 1.5 मिनट पहले ऐसे देखा है। जिस जिम में मैं जाता हूँ उसमें एक लड़का है लंबा सा, वो आजकल मुझे लग रहा है कि है ना, वो थोड़ा अपने एब्स के ऊपर काम कर रहा है कि भाई मेरे पेट में कट होना चाहिए। तो मैं कल जब एक्सरसाइज कर रहा था तो बार बार वो भी आ रहा था वहां पे एक्सरसाइज करते, शीशे के सामने आ रहा था, बार बार अपनी टी शर्ट को ऊपर करे और पेट को ऐसे करके बार बार देख रहा है ऐसे करके। मैंने कहा भाई अभी तो देखा इसने, फिर 1 डेढ़ 2 मिनट के बाद आया, फिर उसने देखा। अब देखना उसमें एक पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा कि वो पेट की एक्सरसाइज को लेके इतना ज्यादा आप क्यूरियस हो गए कि यार करना है करना है करना है, हर बार चेक कर रहा है, इंप्रूवमेंट आई और आई और आई और आई, और रुकेगा नहीं सर, देख लेना वो 100% ला के छोड़ेगा उसको। तो हमारे लिए वो पागलपन है, पर उसके लिए वो एक करेज है कि यार करना है, मेरे को हिम्मत है उसकी, ये करना है यार। तो पहले मन में फीलिंग आई, हाँ यार बन रहा है, तभी तो अगला डंबल मारने का जी करेगा। उसको लग ही नहीं रहा, फर्क ही नहीं पड़ा, कह रहे यार कोई फर्क ही नहीं पड़ा, छोड़ना, क्या फायदा जिम में जाने का। तो पहले मन से ऐसा फील करवाना पड़ता है कि नहीं बन गई बात यार, बन गई बात, अब तो बन जाएगी बात, फिर वो बनने लग जाती है, क्योंकि अब माइंड और बॉडी वैसे ही कोऑर्डिनेशन लेके आ रहा है। अब उसको कह दे तो कुछ भी खा ले, वो नहीं खाएगा, बोले यार ये लेके आने हैं, आपको भी स्वादिष्ट खाना है बहुत, पागल है क्या, इस जैसा स्वाद कहां जाइए आएंगे जब, ऐसे मैंने थोड़ी ना खराब करूंगा अपनी। तो ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं सर, देखो शेयरिंग जो होती है ना, बातचीत जो होती है ना सर, ये हमें ना दिशा दिखाती है, तो हमें बातचीत करते रहना चाहिए। इसका फायदा एक सबसे बड़ा भी मिलता है कि अगर हम कभी भी थोड़ा बहुत भटकना शुरू भी कर चुके हैं तो हम दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे। विषय पे बातचीत ही नहीं हो रही है सर, तो फिर एक मन में क्या होगा, खुले लगाम हो जाएगी सर, जहां जाओगे वहां चले जाओगे, आने के चांस कई बार खत्म हो जाते हैं। फिर तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों से बार बार बात करता हूं, देखो आप इस चीज पे टिके रहना, बाकी जॉब तो सर आपको वाकई में जो आप चाहते हो वो मिलेगी, सच में मिलेगी सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे सर, क्या नॉलेज है उनको, वो बच्चे जॉब ही नहीं लगे सर, छोटा सा एग्जाम पास नहीं कर पाए, और ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं थे बड़े बड़े एग्जाम पास करके बैठ गए। तो बस वो था, उनमें लगन नहीं थी, उनको लगा बन जाएगी बात, कुछ भी नहीं है। उनको लगा नहीं यार बहुत कुछ है, करना ही है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, और ले गए, कर गए। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्यान दीजिए, करना है करना है करना है, ये फीलिंग होनी चाहिए। आगे की तरफ आएंगे तो उसमें एक वर्ड कहता है सर, ले आउट, खर्च करने के सेंस में आता है, ले ऑफ का मतलब जॉब से निकाल देने के सेंस है। जैसे मैंने कहा, वी हैव लेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आउट ऑन दिस प्रोजेक्ट, या फिर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हैव बीन लेड आउट ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि हजारों रुपए इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किए गए। ले ऑफ का, द कंपनी हैज लेड ऑफ 500 एम्प्लॉयज, कंपनी ने 500 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है। सर लेंड समबडी बाय द नो, सॉरी लीड समबडी बाय द नोज, तो इसका मतलब पता है क्या होता है सर, इसमें मतलब लीड समबडी बाय द नोज का मतलब बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है ना, पूरा कंट्रोल होता है, जैसे आप इसको ना घोड़े से समझिए, जानवर से समझिए, तो उसके क्या होता है, अब आप देखोगे तो उसमें उसमें बांधा जाता है उसको,
है ना, रस्से से उसको बांधा जाता है, उसकी नाक में से एक रस्सी निकाली जाती है, उसको पकड़ते हैं तो वो इतना कमजोर पार्ट होता है कि उसको खींचते हैं तो उसको दर्द होता है, तो फिर उसको जब पकड़ते हैं तो जैसे जैसे लेके जाओगे वो वैसे वैसे चलेगा। अब आपके पास पूरा कंट्रोल है, वो नहीं कर सकता, अपना दम नहीं दिखा सकता, करेगा तो उसको दर्द होगा बहुत, तो हार मान लेता है वो। अब आप उसे जहां जहां लेके जाओगे पकड़ के उसको यहां से, वो वहीं वहीं आपके साथ चलेगा। तो लीड बाय द नोज का मतलब होता है सर पूरा कंट्रोल किसी के ऊपर अपना दिखाना, डोमिनेट करना किसी चीज को। तो जो पूरा कंट्रोल किसी चीज पर आपका होगा तो उसे बोलते हैं लीड बाय द नोज। तो आई लीड माई फैमिली बाय द नोज, इसका मतलब क्या है, मेरा मेरे परिवार पे पूरा कंट्रोल है। नकेल आपने सुनी होगी, वो नकेली होती है सर जानवर की, तो उसे जब आदमी अपने कंट्रोल में रखता है तो उसका मतलब पूरा कंट्रोल उसके पास है। अब जैसे वो चाहेगा सामने वाला वैसे करेगा। तो याद रहेगा शायद आप लोगों को, लीड समबडी बाय नोज का मतलब पूरी नकेल अपने हाथ में रखना, अपने कंट्रोल में सारी चीजें रखना, पूरा कंट्रोल होना सर। सर 35 तक करेंगे। लर्न या नो द रोप्स। सर रोप्स तो रस्सी होती है, आपने कभी देखा हो तो छोटे छोटे गेम होते हैं सड़क के किनारे पे लोग खेल दिखा रहे हो तो उसपे रस्सी पे चलते हैं वो। तो लर्न द रोप का मतलब किसी काम को करने का तरीका सीखना, किसी भी काम को करने के तरीके को सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न द रोप, नो द रोप्स। आई नो द रोप्स, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है ये काम कैसे होता है, सो डोंट टेल मी, आई नो द रोप्स। यू शुड लर्न द रोप्स, आपको नहीं आता यार ये काम करना, तो यू शुड लर्न द रोप्स, आपको ये काम करना सीखना चाहिए। तो किसी भी काम को करने का तरीका जो होता है बेटा उसको पता होना, नो द रोप्स, और सीखने के लिए बोलते हैं लर्न द रोप्स। सर एवरीबडी यस नो, ये मेड ना करके मेक कहना चाहिए, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, सॉरी, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मतलब क्या होता है इसका सर, इसका मतलब होता है कि जब हम कभी भी किसी भी चीज को लेकर, जो आपने गलती की है, क्राइम किया, आपसे मिस्टेक हुई है, जब उस गलती को लेकर हम स्वीकार करते, कन्फेस करते हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब मैं अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता हूं। वॉन्ट टू का मतलब मेरी इच्छा है, आई वॉन्ट टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट इसका मतलब क्या है, जो मैंने गलती की है मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूं, मैं कन्फेस करना चाहता हूं कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो इस वर्ड का प्रयोग तब करते हैं जब गलती या क्राइम, या तो कोई गलती है या फिर अपराध है, और उस गलती अपराध को जब हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि हाँ मेरे से ऐसा हुआ है, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, अपनी गलती को स्वीकार करना। डन हुआ। आज का आखिरी वर्ड हम जो पढ़ेंगे सर वो मेडन है। सर मैं नहीं जानता, आप जानते नहीं जानते, पर मेडन का मतलब फर्स्ट होता है, सबसे पहला। बच्चों मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। हाँ जी, नहीं खाली तो है ठीक है, पर मेडन का मतलब फर्स्ट होता है, आपने क्रिकेट से उसको जोड़ा है, पर मेडन का जो एक्चुअल में मतलब होता है फर्स्ट होता है। आपने इस बार ओलंपिक्स में देखा होगा, तो एक रेसलर है हमारे हरियाणा के, उनका जब मेडल आया तो उनका वो पहला मेडल था ओलंपिक का, है ना सर, अमन शायद कुछ ऐसे ठीक कहा आपने, अमन सरावत। तो इट वॉज हिज मेडन मेडल। तो मेडन का मतलब क्या था सर, पहला। मेरे हिसाब से रेसलिंग में मेल में उन्हीं का ही आया था, और किसी का मेल का आया भी नहीं उनके अलावा। तो इट वॉज हिज मेडन मेडल। एक हमारे देश के मूल निवासी हैं, वो न्यूजीलैंड की टीम में क्रिकेट खेलते हैं, रचित्र, है ना सर, रचित रविंद्र नाम है उनका, लेफ्टी है। बेटा ध्यान से सुनिए, जब उन्होंने पहली अपनी सेंचुरी लगाई टेस्ट मैच में, जब उन्होंने पहली सेंचुरी अपनी टेस्ट मैच में लगाई, तो अगले दिन अखबारों में छपा था हिज मेडन सेंचुरी। तो वहां मेडन सेंचुरी का मतलब क्या था, फर्स्ट सेंचुरी। तो आज तक आपने फर्स्ट वर्ड सुना होगा, फर्स्ट, फर्स्ट को ही दूसरे शब्दों में मेडन कह सकते हैं। हर बार एक ही वर्ड पूछ लेते, मेडन स्पीच का मतलब बताओ। बेटा हर बार ये पूछते मेडन स्पीच क्या होती है, तो इसका मतलब होता है सर फर्स्ट स्पीच। तो स्पीच वर्ड तो पहले से पता है क्या होता है, फर्स्ट ही तो याद रखना है सर, मेडन का मतलब फर्स्ट होता है। तो कोई पूछे मेडन स्पीच क्या होती है, आप कहना फर्स्ट स्पीच होती है, पहला भाषण। किसी भी व्यक्ति का पहला भाषण जो होता है उसको मेडन स्पीच कहते हैं।